हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और उस पे आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पे बात करनी है। एक तो ये है कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया नेक्स्ट मंथ इन जनवरी और वहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रान है एज ए चीफ गेस्ट आना है। क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ जब से 7 अक्टूबर 2023 से गजा में हमास वर्सेस इसराइल एक जंग छिड़ी हुई है। उसके बाद यमन के ओसीज ने कुछ शिप्स को अटैक किया है। अभी रिसेंटली गुजरात की एरिया में मतलब थोड़ा सा दूर वहां से एक इसराइल के शिप को निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक किया गया है, केमिकल उस पर लोडेड था। ये कैसे हो गया इस पे बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो गल्फ ओशन है वहां पर दो अपने शिप्स भिजवाए थे इंडिया ने, लेकिन यहाँ पे कौन इस तरह का ये कुछ कर सकता है? क्या यमन का है? ईरान का भी नाम सुनने में आ रहा है। कौन ये चीज कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fagar bhai, for being on your show. Thank you so much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा ये अटैक के हवाले से पहले बात करते हैं और फिर रिपब्लिक डे वाली चीज पे आते हैं क्योंकि 25th एनिवर्सरी भी हिंदुस्तान मना रहा है। जो उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, वैसे तो पुरानी दोस्ती चलती आ रही है फ्रांस के साथ और बड़ी विजन 24/7 के हवाले से भी बात सुनने में आ रही है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने की भी बातें हो रही हैं। बट व्हाट द थिंग इज कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, स्पेशली यमन को हमने देखा कि यमन के ओसीज ने अनाउंस किया, बाकायदा अलल ऐलान कहा कि हम इसराइल की शिप्स को निशाना बनाएंगे और उन्होंने बनाया भी। उन एरियाज में तो समझ आता है, यूएस भी वहां पे मौजूद है और इंडिया ने भी दो अपने शिप्स भिजवा दिए कि हम अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी शायद कर रही है और इंडिया के जाने से वो खुश भी थे, जो मैंने खबरें पढ़ी सऊदी अरेबिया एंड यूएई। लेकिन गुजरात के इलाके में, मतलब मैं ये नहीं कहता कि गुजरात के बिल्कुल पोर्ट के पास, लेकिन एरिया वहां पर इस तरह का अटैक होना, क्या समझ रहे हैं कि कैसे हो गया? मतलब यमन भी वहां से अगर देखा जाए इतना करीब नहीं है और ये वो ड्रोन है जो बड़ा ड्रोन नहीं होता, छोटा ड्रोन होता है। देखिए फगर भाई, ये तो ट्रांजैक्शन का बीच वाला पार्ट है, तो आपके दर्शकों के लिए पूरी ट्रांजैक्शंस को क्लियर कर दे ताकि वो समझ जाएं हो श्योर, क्या प्लीज रहा है। प्लीज प्लीज। तो जो हुतीज हैं जो ये कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उनका नाम हुतीज है। जहां हो रहा है वो रेड सी है। रेड सी जो है वो सुएज कनाल, जो कि अफ्रीका, जो इजिप्ट जो है उसके सदर्न टिप पे है, और इसका एक छोटा सा, मतलब आप समझ लें कि स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट में ये सब कुछ हो रहा है। उस स्ट्रेट का नाम, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड जो सी से होता है उसका 12% ट्रेड यहां से गुजरता है, और 30% ऑफ उस ट्रेड का जो कंटेनर शिप जाती है। जैसे ना, शिप एक दो तरीके के होते हैं। एक शिप में कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े लदे हुए, दूसरे शिप होते हैं उसमें कंटेनर नहीं होते, बल्कि और तरीके की एलएनजी हो गया या दूसरे तरीके का वो प्रोडक्ट ले जाती हैं। तो उसका जी, 30% यहाँ से जाता है। इसका नाम है बाब एल मंदेब। ये सुएज बाबल कनाल मंदिर। में पड़, या बिल्कुल। ठीक है ना। जी तो बिल्कुल। ये सारा कुछ जो हुआ बाब अल मंदेब से हुआ। ये जो आप इंडिया वाला बता रहे हैं ये तो इंडियन कोस्ट पे हुआ है, लेकिन मेजोरिटी जो प्रॉब्लम हुई है वो एग्जैक्टली। इसी इलाके में हो रही है। ये करने वाले हुती हैं। हुती वो लोग हैं जो यमन के पश्चिमी यानी वेस्टर्न इलाके में उनका कब्जा चलता है। ये शिया लोग हैं, इनको सपोर्ट देता है ईरान। जो यमन है, इसका जो 30% पॉपुलेशन सुन्नी है और 70% पॉपुलेशन इसकी शिया है। आज की डेट में यमन जो है वो हुती रिबल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एटलीस्ट उसका वेस्टर्न पार्ट, ठीक है ना। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था इसराइल के अगेंस्ट में, उन्होंने इसराइल पे मिसाइलें भी फेंकी थी और भी बहुत सी चीजें फेंकी, मगर हुआ ये कि उन मिसाइलों को यूएस ने और सऊदिया ने, दोनों ने इंटरसेप्ट कर लिया, और वो उनकी जो रीच थी वो इसराइल के लैंड तक नहीं हो पाई। तो यानी कि मजे की बात है कि हुती का
जो मिसाइल है उसको सऊदिया ने इंटरसेप्ट किया इजराइल को बचाने के लिए। दिस इज समथिंग। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो और किस तरीके से अटैक करें। और आपको ये पता है कि ये अंसार अल्लाह ग्रुप के लोग हैं और इनका अंसारुल्लाह, हाँ अंसारुल्लाह, ये इनको सपोर्ट पूरा का पूरा ईरान से प्राप्त है। ये ईरानियन बैक लोग हैं, जी जी, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा कि वो हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है अटैक, और अमेरिका और सऊदिया ने हाथ मिला लिया इजराइल के अगेंस्ट में, सो दे वर शॉक्ड। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो बाब अल मंदेब का इलाका है सुएज कनाल का, ये समझिए बिलियंस ऑफ ट्रेड का रूट है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अटैक करेंगे और इसी श्रेणी में अटैक चालू रहा। जो अभी जो शिप पे अटैक हुआ कल, जो इंडिया के पास इजरायली शिप पे अटैक हुआ, वो हालांकि जो पेंटागन कह रहा है कि वो हुतियों ने नहीं किया बल्कि ईरानियंस ने किया है, ईरानियंस का ड्रोन है कि अटैक किया है। तो ये तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है कि क्यों ये सब हो रहा है। अब रही बात की, देखिए इतना आसान ये गेम है नहीं, क्योंकि ये कह देना कि इवन क्रिश्चियन कंट्रीज में सारे के सारे प्रो इजराइल है, ऐसा नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि जूइश हेट्रेड मुस्लिम से ज्यादा तो क्रिश्चियंस में पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरा ये कहना है कि अगर हुतीज ये कर रहे हैं तो आप सना पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? अगर बाब अल मंदेब के ट्रेड एरिया पे अटैक हो रहा है, सी रूट पे अटैक हो रहा है, तो आप सना पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्या अमेरिका को रोक रहा है कि वो सना पे एक दो मिसाइल फायर कर दे? वो नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली अलाउ कर रहे हैं कि तुम ये करो, और ये जो प्रेशर बने ताकि नेतन्याहू को भी ये जाए संदेश कि अब रुको। बिकॉज नेतन्याहू रुक नहीं रहे, सही, हर एक हमास को मारेंगे, हर एक हमास को आप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा टूल नहीं आज तक बना जो कि ये बता दे ये इनोसेंट पैलेस्टीनियन है और ये हमास है। आप नहीं पता लगा सकते। और उनको बार बार अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है कि इनफ इज इनफ, यू शुड नाउ कूल डाउन, यू शुड नाउ बैक डाउन, बट वो बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। तो ये इन सब का बैकग्राउंड है और मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर ईरान, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल इंट्रो में मैंने बताया कि ईरान का नाम सुनने में आ रहा, और मतलब इस एरिया में अटैक शायद यमन के हौसीज जो हैं वो मेरे ख्याल कर भी नहीं सकते शायद, मुझे जो अंदाजा हो रहा है काफी, क्योंकि एक दूर इलाका, उनके पास इतनी मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज तो नहीं है कि वो कर सके। लेकिन अगर ईरान ये कर रहा है, बट वो जहाज यकीनन वो इजराइल से इंडिया आ रहा था, तो और उनके पोर्ट के आपकी शायद 200 नॉटिकल माइल्स या इसके आसपास, इतना दूर नहीं था कि जिसे कहा जाए। तो ईरान इस तरह की चीज कैसे कर सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनको पता है कि हिंदुस्तान ने उनका बड़े मुश्किल वक्तों में साथ दिया है। आज भी उनके साथ ईरान, तेहरान और न्यू दिल्ली के बीच में बड़े अच्छे टाइज हैं। तो ये कैसे मतलब मुमकिन हुआ? ये मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है। अगर पेंटागन ये कह रहे कि ईरान ने किया हुआ, और चांसेस भी ऐसे लग रहे हैं। देखिए अब ये तो फखर भाई, इट कुड भी, जिसे कहते हैं ना कि एक चाल चली अमेरिका ने कि ईरान और इंडिया के बीच में रिफ्ट क्रिएट करो। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, यस, एग्री सर। बिकॉज कि अभी तक तो न्यूज सिर्फ पेंटागन ने ब्रेक करी है ना, और तो कोई इसकी वेरिफिकेशन हुई नहीं है। और इजराइल को प्रोटेक्शन का मतलब है ईरान को डिस्ट्रक्शन। इजराइल को सबने मान लिया। मैंने आपको बताया कि हुतीज ने जब मिसाइल फायर किए इजराइल की डायरेक्शन में, तो सऊदियों ने उसको मार के गिरा दिया। तो सऊदीज हैव प्रोटेक्टेड इजराइल बाबा। पॉइंट ये है कि ये दिस आई मीन बोथ द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज हम तो यहाँ वी आर सिर्फ जिसे कह लीजिए प्रोबिंग इन द डार्क। लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि ये इतना आसान है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मान लीजिए ड्रोन ईरान से आया भी, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट का ही हाथ है? हो सकता है कोई न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बंदे ने क्रिएट कर दिया हो। अब आपको इजराइल को ये, अरे ईरान को तो ये देना पड़ेगा ना बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो इन्वेस्टिगेट करे मैटर को और उसकी तह तक जाए और पता करें कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हम कह सकेंगे कि ईरान हुआ है और इंडिया जो है कल ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े कि तुमने ऐसा कैसे किया? देयर इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई वाला हिसाब किताब है। जो दिख रहा है गेम उससे कहीं ज्यादा लंबी है, और इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी डिवाइडेड है कि आप कुछ नहीं कह सकते कौन क्या चाल चल रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वही है। फखर भाई, ये वाला सिचुएशन है। बहुत सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं। एग्जैक्टली। तो भैया कोई किसी के साथ अभी भरोसा नहीं कर सकता अपने लेकिन खेल खेलिए आप।
डॉक्टर साहब, ये तो फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इस रीजन के अंदर। यकीनन हम और आप, हम एशिया, साउथ एशिया का हिस्सा है, साथ साथ ईरान, और ये मतलब करीब करीब है ना, कोई इतने एक दूसरे से दूर तो नहीं है हम तीनों कंट्रीज, चाइना भी इसमें शामिल है। फिर हमसे मिडिल ईस्ट हमसे इतना दूर नहीं, ईरान के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है यूएई, और बाकी सऊदी अरेबिया वगैरह, इराक, और ये सारे करीब करीब कंट्रीज वाकया है। तो क्या इससे ये है कि अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि इस रीजन को दोबारा से 92 में जो गल्फ वार हुई या फिर उसके बाद की सिचुएशन थी, कहीं ऐसा तो नहीं, या इराक ईरान वॉर एक जमाने में लगी रही 8 साल तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहें कि चले जी इसको जरा एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू द साउथ एशिया, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं देखिए, अब पहली बात तो लोग समझदार हो चुके हैं इस इलाके के, वो दोबारा ओके। इस तरीके की चाल में नहीं आएंगे। अमेरिका हैज बीन एक्सपोज, एटलीस्ट जो वेस्ट एशिया है वहां पे तो काफी हद तक अमेरिकन हेट्रेड पाया जाता है, और उसका जी। कारण भी है बिकॉज बाकी जगह पे मुझे नहीं पता अमेरिका की गलती है या नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया को जितना तबाह और बर्बाद ऑयल के लिए वेस्ट ने किया है, वो उस पे अमेरिका अपना हाथ नहीं झाड़ सकता। दे हैव ब्लड ऑन देयर हैंड, दे नीड टू कम क्लीन, ठीक है ना। एक दो एपिसोड है यार, मुअम्मर गद्दाफी का एपिसोड है, सद्दाम हुसैन का एपिसोड है, सीरिया का एपिसोड है, यमन का एपिसोड है, मतलब कहाँ नहीं इन्होंने जो है बर्बादी मचाई है पूरे बिल्कुल। वेस्ट एशिया में, हर जगह मचाई है इन्होंने, किसी जगह को नहीं छोड़ा। रही बात की जो ये बात है कि क्या ये इसको रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में इंटरेस्ट होंगे। यहाँ वो रीजन में फ्रैक्शन तो जरूर लाना चाहेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाली बात है, क्योंकि अगर ये रीजन फ्रैक्शन होता है तो उसके काफी फायदे उनको मिलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है फकर भाई कि आप चाइना के रोल को नहीं भूल सकते, क्योंकि अभी भी ये हाँ। बात तो चली हाँ। रही है कि क्या ये जो अटैक हुआ इसराइल पे, ये चाइना ने तो नहीं करवाया था, बिकॉज चाइना नहीं चाहता था कि वो जो बेल्ट रोड का इनिशिएटिव वाला, जो बेल्ट रोड के जी काउंटर जी में जी। जो जी जी, कनेक्टिविटी आई वाला मैक। रोड है वो बन जाए। तो वो देखिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज चल रही हैं, इसीलिए कहते हैं ना जी कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन। अब वो जो सच्चाई सामने आएगी वो हम सब में से किसी को नहीं पता होगी, और ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है जिसकी इतने जुरिस्डिक्शन में रीच हो। और चूंकि ये गेम कोई छोटे मोटे लेवल पे तो नहीं खेले जा रहे हैं, ये तो सॉवरेन लेवल पे खेले जा रहे हैं, ये खेले जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के लेवल पे। तो वहां पे कौन अदना से किस आप इन्वेस्टिगेटर को भेज देंगे कि उसका उतना बड़ा रीच हो जाएगा कि वो चाइना के भी कैबिनेट में उसकी रीच है, इंडिया के भी कैबिनेट में रीच है, ईरान के भी कैबिनेट में रीच है, और सबकी बातें उसको पता चल रही है। ये सही। सच तो कभी बाहर नहीं आएगा। पॉइंट ये है कि मैं जो बॉटम लाइन पे अगर बात हूं कि अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है या चाइना डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, इसको हम कैसे आप वो कर दें। क्योंकि अगर अमेरिका डिस्टेबलाइज करना चाह रहा था तो अमेरिका तो बन गया था वो कि भाई इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप का रोड बने कनेक्टिविटी का, बीआरआई को काउंटर करने के लिए। तो मेरी उंगलियां तो चाइना की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि चाइना को इस कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम था। और अगर अमेरिका का इंटरेस्ट इस इलाके में दो है, एक तो ट्रेड इंटरेस्ट है जो सी रूट है, और दूसरा है कि वो इजराइल की सेफ्टी चाहते हैं। इजराइल की सेफ्टी अगर वो चाहते हैं तो वो इस रीजन में अगर खाना जंगी करवा देंगे, इंसर्जेंसी क्रिएट करेंगे, डिस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो अगर तालिबान जैसी कोई फिरी हुई सरकार आ गई और बैठ गई ईरान में, उसमें तो बम मार देना है। और कल ही परसों में कहीं पढ़ रहा था कि ईरान डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बम है एंड वी आर नाउ न्यूक्लियर पावर केपेबल। पावर। तो इसका कॉन्सिक्वेंस सोचिए। तो आई डोंट नो वेदर चाइना इज विलिंग, चाइना इज प्लेइंग द ग्रेट गेम और अमेरिका इज प्लेइंग ग्रेट गेम। बट एक चीज है, कोई तो है जो ग्रेट गेम खेल रहा है, ये तो तय है। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आना है ऑन द रिपब्लिक डे, उनको अनाउंस किया गया एज ए चीफ गेस्ट। एक तो ये कि कहा कि जी 25th एनिवर्सरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो कह रहे हैं कि एक तो पहले प्रेसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी 5 लोग उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर। कैसा देख रहे हैं कि मैक्रा, और अगर मोदी जी को हम देखें, इसी साल पेरिस का विजिट किया था मोदी साहब ने, कैसा देख रहे हैं कि मजीद क्या चीजें हो सकती है? एक तो ये कि एक मतलब बड़ी मजबूत पावर है यूरोपीय यूनियन की, प्लस वीटो पावर है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल पावर है। 24/7 की भी बात हो रही है कि 24/7 में मजीद ऐसी चीजें हमने करनी है जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और पता नहीं क्या क्या चीजें बहुत है।
कैसा देख रहे हैं इसको? क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन का नाम आ रहा था, उन्होंने आना था, लेकिन वो शायद उनकी मसरूफियत की वजह से वो रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हाँ, मुझे लगता है कि मशरूफियत है और थोड़ा मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इज नॉट इन गुड ऑफ हिज हेल्थ। ये भी बार-बार आया क्योंकि वो राइट, कई जगह पे जाकर के चीज़ें भूल जाते हैं या वो हो जाते हैं तो बिल्कुल। आई गेस इस एम्बैरेसमेंट को बिकॉज़ कि ये कार्यक्रम 1 दिन का नहीं था। उनको अरे मतलब 1-2 घंटे का नहीं था, उनको पूरा दिन बैठना पड़ता वहाँ पे। जी, जी। तो एक चीज़ होती है कि भाई प्रेसिडेंट गए 15 मिनट की इधर-उधर भाषण-भूषण दिया और चले आए। लेकिन यहाँ बिल्कुल, पे तो ये था कि प्रेसिडेंट साहब को बैठना था, सलामी लेनी थी, फिर उसके बाद घंटों बैठ कर के बिल्कुल। रिपब्लिक डे परेड का देखनी परेड है। देखना था। तो वो whether he could have physically sustained that amount of trauma, if not trauma, pressure on his body, ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो मेरे ख्याल से उस एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई लेट्स कॉल इट डे या उन्होंने कहा भाई आई मीन लेट्स हैव इट सम अदर टाइम। और रही जी, बात अब अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो कि वो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया दो दो, चूंकि बराक ओबामा भी आके ही गए थे और उसके बाद अपने टेन्योर के अंत में वो भी आए थे ट्रंप साहब। तो हो डोनाल्ड सकता है ट्रम्प। वो ये ना चाहते हो कि इतनी जल्दी विजिट हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फकर भाई। राइट, चूंकि मीडिया में तो रीजन कुछ दिया नहीं गया, बस ये कहा गया कि वो जी, नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह ट्रम्प को मैक्रोन साहब को बुला गया। मैक्रोन एंड मोदी इज अ स्टोरी बिकॉज ईयू तेजी से इंडिया के करीब आ रहा है और ईयू के जो मेजर प्लेयर्स हैं जो उन्होंने ओवरचर्स मोदी जी के लिए दिखाए हैं वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आप चाहे मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी साहिबा को मेरा देख लें, आप चाहे मैक्रोन साहब को देख लें, और हुँ, इवन अभी जो जर्मन वो आके गए थे चांसलर साहब शोल्स, जी, उनको आप देख लें, सब ने इंडिया की ओर एक ओवरचर्स बढ़ाया है। और ईयू को ये पता है कि ये जो यूरोपियन ये जो रशिया की लड़ाई हुई है, इस लड़ाई का अगर सबसे बड़ा खामियाजा किसी ने भुगता है तो ईयू ने भुगता है। चूंकि इन्फ्लेशन उन्होंने देखा, एनर्जी क्राइसिस उन्होंने देखी, सप्लाई ऑफ गुड्स का रुकना उन्होंने देखा। अमेरिका तो इसका कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट जिसे कह लीजिए कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं किया, फेस तो सब यूरोप ने करना था। और वेस्टर्न सैंक्शन फेल हो गया पूरी तरीके से। क्योंकि कल की न्यूज है कि जापान ने भी, जो कि अभी तक एंटी रशिया था और यूक्रेन में यूक्रेन और रशिया युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम तो आपसे तेल लेने को खरीद तैयार है डिस्काउंटेड प्राइस पे। क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ इंडिया के लिए तो है नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस तो सबके लिए है। इंडिया ने अपनी 56 इंच की छाती दिखा के कहा ठीक है हम खरीदने को तैयार है, वरना वो डिस्काउंटेड प्राइस तो सबके लिए था, मार्केट में जो ले ले। इवन पाकिस्तान के लिए भी न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी खरीदने को गया था पर वो खरीद नहीं पाया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज अल्टीमेटली तो पैसे का खेल था वो। तो उसको खरीदा इन्होंने, जापान ने। और ईयू सैंक्शन जो प्राइस है, उन्होंने कह रखा भाई इस प्राइस के ऊपर नहीं, उससे ऊपर वाले प्राइस पे खरीदा जाकर के। तो ईयू हुँ, सैंक्शन हैज फेल्ड। यूरोपियन यूनियन हैज अंडरस्टूड कि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कोalition के सहारे नहीं सरवाइव कर सकते। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें वेस्टर्न पावर को एक बहुत बड़ा धचका लगा है यूक्रेन रशिया वॉर से, बिकॉज वो चाह करके भी इस वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाए। पुतिन हुँ, ताल ठोक के पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और पुतिन का कुछ नहीं हुआ, रशियन इकोनॉमी का कुछ नहीं हुआ। बिकॉज अगर जी, इम्पैक्ट दिखना था रशियन इकोनॉमी के ऊपर, कोई एडवर्स इम्पैक्ट दिखना था तो अब तक दिख जाना चाहिए था। हुँ, पुतिन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि ईयू चाहता है कि ईयू और ब्रेग्जिट के बाद ट्रेड का भी एक एंगल है कि इंडिया और ईयू मेजर ट्रेड पार्टनर उभरे। और चाइनीज जो रिलायंस है, चाइना के ऊपर जो ट्रेड रिलायंस है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि चाइना इज टू जिसे कह दीजिए अनप्रिडिक्टेबल अ कंट्री कि आप इतना लंबा दांव उनके ऊपर लगा सकते। सो इसी को एक्सप्लेन करता है। मोदी जी ने जैसे ही मैक्रोन साहब को कहा वो आ गए। प्लस राफेल का भी कुछ चल रहा है कि नया जी, राफेल भी उन्होंने ऑफर किया है, तो वो भी एक डिफेंस एक्विजिशंस है, उसका भी बात डिस्कशन होगा। तो आई थिंक ये इसी दृष्टि में देखना चाहिए। प्लस वन लास्ट थिंग, इंडिया और फ्रांस की जो फ्रेंडशिप है, ये कई इवन आप चाहें 200-300 साल पहले जब यहाँ पे ब्रिटिश आकर के लड़ रहे थे, तो कई फ्रेंच जो उस समय जैसे एक लपायर करके, या उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो फ्रेंच जो जनरल थे
वो कई इंडियंस राजा के से साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बहुत सी ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें अंग्रेजों के अगेंस्ट में फ्रेंच इंडियंस के साथ मिलकर लड़े हैं। तो ये भी एक सच्चाई है और दैट टेक्स आवर फ्रेंडशिप टू अ ग्रेटर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। और मेरे ख़्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी है। मैंने लास्ट भी एक शो में बताया था कि दुनिया क्यों जुड़ रही है हिंदुस्तान के साथ, एक बड़ा अहम पॉइंट है। और मैंने ये भी पॉइंट ट्रेस किया था कि दुनिया के साथ ताल्लुक़ क्यों पाकिस्तान कर रहा है, तोड़ रहा है। मतलब तोड़ने का मेरा मतलब ये है कि दूरियाँ बहुत है। और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने अपना जो एक अटैची होता है, ट्रेड्स अटैची जो होता है, उसकी जो वैकेंसी है हाई कमीशन ऑफ इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया है। उसके लिए जो नॉमिनेशन होनी थी, जिस बंदे ने वहाँ जाना था, वो कह रहे यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो पता नहीं कि दुनिया जुड़ रही है और हम साइड में हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे अगर इसमें छोटा-सा कमेंट कर लें, उसके बाद टाइम हमारा खत्म है, हम शो खत्म करेंगे। कि वहाँ पे कहते हैं दुनिया हमारा ट्रेड ही कोई नहीं है, तो कहते हैं हम बंदा क्यों बिठाएँ? तो भाई तो ट्रेड बनेगा ना, ट्रेड ऐसे थोड़ी बनता है कि वैसे ही आप इधर बैठेंगे उधर नहीं, दुनिया आपसे जुड़ना चाहती है, सच बात। आप दुनिया से जुड़ना नहीं चाहते। मैं यही कह ये रहा हूँ, मैं जी, जी। बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल कहा सही। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपको एब्सोल्यूट। खुलना पड़ेगा फकर भाई। जी दिल बोले आप। दिमाग दोनों खोलने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और अगर हम ये करेंगे तो मेरे ख़्याल में दुनिया में आज भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और बन सकती हैं, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखनी पड़ती हैं, उसको टैप करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप खड़े रहते हैं नॉर्थ कोरिया की तरह या बाकी दुनिया की तरह, और भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हमारी तरह की अनफॉर्च्युनेटली। अफ़गानिस्तान भी शायद अब उसमें आता है क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं है उसकी वर्ल्ड वाइड। तो सोचने की बातें हैं। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल पोज़ीशंस है, सिचुएशन है, ये कहाँ पे जाके बदलती है और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट्स विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।